नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त उत्तराखंड की कुछ खास खबरों का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च अधिकारियों को भ्रष्टाचार के खिलाफ निरंतर अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने टोल फ्री नंबर 1064 का व्यापक स्तर पर प्रचार करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने धर्मांतरण से संबंधित मामलों में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी जनपदों में सत्यापन अभियान लगातार जारी रखने के साथ ही संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की जानकारी मिलने पर तत्काल और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि आधार कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेजों को बनाते समय उनका सही प्रकार से सत्यापन किया जाए। गलत दस्तावेज जारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे अभियान को निरंतर जारी रखा जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि जो भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई जा चुकी है वहां दोबारा अतिक्रमण ना हो। शत्रु संपत्तियों पर हुए अतिक्रमण का भी विस्तृत आंकलन कर उसकी जानकारी प्रस्तुत की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकारी भवनों के निर्माण कार्यों में स्थानीय श्रमिकों को प्राथमिकता देने के साथ ही भवनों के निर्माण में राज्य की सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक पर्वतीय वास्तुशैली को प्रमुखता दी जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बॉर्डर क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए सघन चेकिंग अभियान चलाने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में आज प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने प्रदेश और जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में तिरंगा यात्रा और अहिल्याबाई होलकर के 300वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि तिरंगा यात्रा को लेकर प्रदेश में व्यापक तैयारी की गई है। इस यात्रा के माध्यम से सेना के पराक्रम और शौर्य को प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि ये यात्रा देशभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। अहिल्याबाई होलकर के 300वें जन्मदिन के अवसर पर महिला मोर्चा द्वारा समिति बनाई गई। जिले में भी समिति बनाई गई है जिसमें तीन लोग शामिल हैं। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि समीक्षा बैठक का उद्देश्य पार्टी के कार्यक्रमों की समीक्षा करना और आगे की रणनीति तैयार करना है। इस बैठक में पार्टी के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। इस प्रकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर भारतीय सेना ने जो गौरवशाली कार्य किया है, देश का भी गौरव बचाया है। हमारी माता और बहनों का जो सिंदूर उजाड़ा गया था और पाकिस्तान का जो सीधा सीधा उसमें हाथ दिखाई दिया, क्योंकि जिन आतंकवादियों को मारा गया था, जब उनका कलमा पढ़ा गया तो उसमें पाकिस्तान की सरकार, बड़े बड़े आतंकवादी, मंत्री, सेना के अफसर खड़े हुए थे। उसे एक पर्दाफाश हो गया कि आतंकवादी और सेना एक ही रूप है, वर्दियां बदलते रहते हैं। जनता में जो आक्रोश था और हमारे सैनिकों ने जो एक पराक्रम करके दिखाया है, आज जनता उनको सलूट कर रही है, नमन कर रही है। अनेकों अनेक क्षेत्रों में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर, अधिवक्ता और उसके साथ साथ अर्धसैनिक बल है, एनसीसी है, आम नागरिक, मार्केट एसोसिएशन, सभी लोग उन सैनिकों का धन्यवाद कर रहे हैं। उस धन्यवाद की कड़ी के अंदर हम भी उनकी साथ में हौसला अफजाई करने के लिए साथ में मिलकर सैनिकों के पराक्रम को सलाम कर रहे हैं, सलूट मार रहे हैं। इसकी कोई समय सीमा नहीं है, खाली उत्साहित करना है और काम को बूथ लेवल तक जनता के गांव में, देहात में, स्कूल में, डिस्पेंसरी में, हॉस्पिटल में, मार्केट के अंदर लेकर जाना है। वहीं उत्तराखंड भाजपा में लंबे समय से नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी का इंतजार हो रहा है। इसको लेकर उत्तराखंड भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी।
दुष्यंत गौतम ने बताया कि देश में भाजपा ने 14 प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्षों का चयन कर लिया है और कई अन्य प्रदेशों में भी नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में पहलगाम में आतंकवादी हमले के कारण नियुक्ति में देरी हुई, लेकिन अब जल्द ही उत्तराखंड में भी नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी हो जाएगी। कार्य रूटीन के अंदर है। 14 राज्यों के हम प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर चुके हैं, कुछों का पाइपलाइन में चल रहा है। जल्दी ही, क्योंकि आपको जो एक आतंकवादी घटना घटी थी पहलगांव में, उसका जवाब देना, उस पर ध्यान करना बहुत जरूरी था। तो इस दौरान हम संगठन का काम करते तो आप ही लोग जवाब करते। इधर तो आतंकवादी हम पे घटना कर रहे हैं और आप चुनावों में लगे हो। तो प्रक्रिया में अभी जल्द ही घोषणा की जाएगी। में पूरे देश में एक देश एक चुनाव को लेकर चर्चा जारी है। संसद द्वारा नियुक्त की गई संयुक्त संसदीय समिति विभिन्न प्रदेशों का दौरा कर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सुझाव ले रही है। उत्तराखंड में भी समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी और अन्य सदस्यों ने विभिन्न राजनीतिक दलों से फीडबैक लिया। भारतीय जनता पार्टी ने एक देश एक चुनाव को पूरे देश के लिए अच्छा बताया। पार्टी का कहना है कि अलग अलग समय में चुनाव होने से विकास कार्य बाधित होते हैं और काफ़ी धन भी इसमें खर्च होता है। बीजेपी का मानना है कि एक देश एक चुनाव से विकास कार्यों में तेजी आएगी और धन की बचत होगी। कांग्रेस ने एक देश एक चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये एक जटिल सवाल है जिसके चलते बहुत सी चीज़ें प्रभावित होंगी। कांग्रेस ने कहा कि लोकतांत्रिक देश में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग पार्टियों की सरकार होती है। अगर कहीं कोई सरकार गिर जाएगी या केंद्र की सरकार अस्थिर या गिर जाए तो ऐसी स्थिति में क्या 5 साल तक चुनाव नहीं होंगे। कि वन नेशन वन इलेक्शन जो लागू करने की बात करी जा रही है, वो निश्चित तौर पर जनता को सीधा सीधा इससे फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि समय समय पर कभी पंचायत चुनाव, कभी निकाय चुनाव, कभी विधानसभा चुनाव, कभी सांसदीय चुनाव, ये चुनाव जब लगातार होते रहते तो इससे जो आने वाले कार्य होते हैं, जो सरकारी कार्य होते हैं, आचार संहिता लगने के कारण वो जनता के का लाभ में नहीं होते, उनको रोक दिया जाता है। फिर जब होते हैं चुनाव फिर उसको लागू कराया जाता है, तो बार बार जो ये आचार संहिता लगती है, नुकसान होता है। इन चीज़ों को भी देखा जाए तो निश्चित तौर पर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से जनता को सीधे सीधे फ़ायदा मिलेगा और बार बार जो चुनाव होने की प्रक्रिया है उससे जो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, उससे वित्तीय जो नुकसान हमें होता है उससे भी हम काफ़ी हद तक बचेंगे। तो निश्चित तौर पर वन नेशन वन इलेक्शन का जो ये प्रस्ताव है ये लागू होना चाहिए। ये जनता के सीधे सीधे फायदे का कार्य है। एक देश एक चुनाव के लिए संसदीय समिति उत्तराखंड दौरे पे है और कांग्रेस का 2 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जो है संसदीय समिति से मिला है। कांग्रेस पार्टी ने जो अपना विचार है उनसे साझा किया है। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि बहुदलीय लोकतंत्र में अगर जो है कभी कोई राज्य की सरकार गिरेगी, कभी केंद्र की सरकार अगर अस्थिर होगी तो फिर 5 साल तक जो है वो उसका क्या होगा, क्योंकि ये एक तकनीकी विषय है। और निश्चित तौर पर जो है आज़ादी के बाद लंबे समय तक एक देश और एक चुनाव होते रहे हैं और वैसे भी इस देश के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की व्यवस्था है। तीनों चुनाव की अपनी अपनी रणनीति होती है, अपने अपने मुद्दे होते हैं। और कांग्रेस ने ये भी कहा है कि जो मतदाता सूचियां हैं वो तीनों चुनाव के लिए एक ही मतदाता सूची बने। इस पर जो है चुनाव आयोग को ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, तभी जो है पूरे चुनाव में पारदर्शिता आएगी। अब चुनाव की जो संसदीय समिति बनी है वो अपने सुझाव भारत सरकार को देगी। उत्तराखंड फायर सीजन शुरू होने के साथ ही उत्तराखंड में वनाग्नि नियंत्रण को लेकर वन विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वन विभाग के हॉफ डॉक्टर धनंजय मोहन ने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस बार वनाग्नि के मामले काफ़ी कम हैं और जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनका तुरंत निवारण किया गया है। डॉक्टर मोहन ने बताया कि इस बार वनाग्नि पर नियंत्रण के लिए इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। ये सिस्टम वनाग्नि के घटनाओं को तुरंत पहचानते हुए उन पर नियंत्रण करने में मददगार साबित हुआ है। डॉक्टर मोहन ने कहा कि नवाचार न केवल इस बार के लिए बल्कि आने वाले वर्षों के लिए भी कारगर साबित होंगे। वन विभाग की टीम लगातार वनाग्नि की घटनाओं पर नज़र रखे हुए है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। वन विभाग की मेहनत और नवाचार के कारण वनाग्नि नियंत्रण में सफलता मिल रही है।
वन विभाग की टीम ने वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं और स्थानीय लोगों को भी वनाग्नि के प्रति जागरूक किया गया है। वनाग्नि की घटनाएं बहुत कम हैं पिछले साल के मुकाबले, और हम लोग की तैयारी पूरी है। और इस वर्ष भी हमने चाहे हमारे क्रूज स्टेशन हों, चाहे फायर वॉचर्स का एंगेजमेंट हो, चाहे अन्य तैयारियां हों, वो पूरी हमारी बिल्कुल मुस्तैद हैं और हमारे फील्ड कर्मी भी पूरी तरह से तैयार हैं। और जो भी छुटपुट घटनाएं हो रही हैं उनका तुरंत निवारण किया जा रहा है। इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, इन मिनिमम रिस्पांस टाइम हमारी टीम्स वहाँ पहुँच के जो भी वनाग्नि की घटनाएं होती हैं उसको नियंत्रित करते हैं। और इस साल तो हमने बहुत सारे नवाचार किए हैं जो कि निसंदेह हमें और ज़्यादा मदद कर रहे हैं, चाहे वो डिजिटल मैनेजमेंट हो, ऐप और इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम के माध्यम से, चाहे वो चीड़ पिरूल की बढ़ी हुई दरें जो हमारी सरकार द्वारा किया गया है 3 रुपये से 10 रुपये, उसके कारण अधिक चीड़ पिरूल का कलेक्शन और उससे जुड़ी हुई जो तैयारियां हैं वो हों, चाहे वो IMD के साथ हमारा MOU हो जो कि हमको लगातार कस्टमाइज्ड वेदर रिपोर्ट दे रहा है। और इस तरह की हमने बहुत तैयारियां की हैं इस बार। अभी हमने रिसेंटली हंस फाउंडेशन के साथ भी MOU साइन किया है ताकि उनके वॉलंटियर्स भी हमको वनाग्नि में पूरी तरह से मदद करें। तो इस तरह से हमने बहुत सारी नए नवाचार किए हैं इस साल जिनसे हमको वनाग्नि को और प्रभावी नियंत्रण करने में हम लोग कामयाब हों। और आने वाले वर्षों के लिए भी ये तैयारी जो है इस साल की बहुत कारगर होगी। पेंच थाना त्यूणी क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति का शव टॉन्स नदी में तैरता हुआ पाया गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस टीम ने SDRF की मदद से शव को नदी से बाहर निकाला। शव को मॉर्चरी में रखा गया है और पुलिस शव की शिनाख्त करने में लगी हुई है। प्राथमिक अनुमान के अनुसार शव 10 से 15 दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जल्द ही शव की पहचान कराने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में अधिक जानकारी का इंतजार फिलहाल पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ भी कर रही है और CCTV फुटेज भी खंगाल रही है। पर्यटक नगरी रानीखेत में आज मौसम ने अचानक बदलाव लिया। दिन में 1:30 बजे के करीब रात जैसा अंधेरा छा गया जो करीब आधा घंटा तक रहा। इस दौरान ओलों के साथ बारिश हुई जिससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्म कपड़ों की याद आ गई। सुबह से ही गहरे बादल छाए हुए थे लेकिन दोपहर में मौसम और भी तेज हो गया। अचानक आए इस बदलाव के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लोगों को अपने दैनिक कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ा। ओलों के साथ बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई जिससे लोगों को गर्म कपड़ों की भी ज़रूरत महसूस होने लगी। जो लोग गर्म कपड़ों को संभाल कर रखे थे उन्हें अब फिर से निकालना पड़ा। रानीखेत में पर्यटकों ने मौसम के इस बदलाव को एक नया अनुभव के तौर पे लिया। कुछ पर्यटकों ने इस एक रोमांचक अनुभव करार दिया जबकि कुछ ने इसे अपने यात्रा कार्यक्रम के लिए एक चुनौती के रूप में देखा। हल्द्वानी के वन फूलपुरा क्षेत्र में अतिक्रमण और संदिग्ध गतिविधियों पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त अभियान चलाया। SP सिटी प्रकाश चंद्र के अगुवाई में भारी पुलिस बल और SSB की टीम ने इलाके में पहुंचकर सस्ते होटलों और मुसाफिरखानों की गहन चेकिंग की। SP सिटी ने बताया कि पूरे हल्द्वानी शहर में व्यापक स्तर पर सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। वन फूलपुरा के होटलों और मुसाफिरखानों में 15 दिन से 1 महीने तक के लिए किराए पर रुकने वाले संदिग्ध लोगों की जांच की जा रही है जिनकी कोई ठोस पहचान नहीं है। इस अभियान के दौरान कुछ लोग पश्चिम बंगाल की ID के साथ पाए गए जिनकी जांच की जा रही है। प्रशासन ने कहा कि आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी और बिना सत्यापन के रहने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि शहर में अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार इलाके में गश्त कर रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। कल रात हमने बनबुलपुरा लाइन नंबर 8 में अभियान चलाया था सत्यापन, जिसमें कि 67 लोगों के पास वैध ID नहीं थी जिनको थाने बुलाया था, जिनमें 17 लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की गई है। इसमें कुछ लोग पश्चिम बंगाल कोलकाता के ID भी लिए हुए थे
उनसे भी पूछताछ की गई, उनका भी ब्यौरा रखा गया है। साथ ही हमने कल कुछ होटल और मुसाफिर खाने में भी को भी चेक किया, जिसमें से कुछ लोग लंबे समय से रह रहे हैं। वो क्या काम करते हैं, क्या उनका यहाँ आने का मकसद था, इस पर भी उन्हें थाने बुलाकर पूछताछ की गई है। नहीं, अभी तक कोई बांग्लादेशी नहीं पकड़ा गया है, लेकिन हमारा ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। बेसितारगंज पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए लूट के आरोपी रोहित पाल उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया है। आरोपी को शक्ति फार्म क्षेत्र से पकड़ा गया है। बीते 1 फरवरी को एसएच हॉस्पिटल के पास चाय की दुकान में 3 अज्ञात लोगों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। आरोपियों ने चाय की दुकान चलाने वाले व्यक्ति के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया। 3000 नगद और 3 मोबाइल फोन, पैन कार्ड आदि लूट लिए। सितारगंज पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी रोहित पाल उर्फ छोटू को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्त को माननीय न्यायालय में पेश करने की बात कही है। पुलिस ने चाय वाले के पास से लूटे गए सामान में से एक पैन कार्ड बरामद किया। पुलिस एक और फरार आरोपी की तलाश में है। सितारगंज पुलिस जल्द ही इस मामले में एक और गिरफ्तारियां कर सकती है। पुलिस की टीम आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सुबह के टाइम पे 3 अज्ञात लोग आए चाय पीने के लिए। इसके खोखे मुंह से राकेश नाम का व्यक्ति चाय का ऑर्डर किया, चाय बनाया उसने। जब उसने अपने गल्ले को खोला, उसमें कुछ पैसे देख के इनको लालच आया। चूँकि नशा करते थे ये, तो इन लोगों ने उससे पैसों की लूट के लिए उसके सिर में कुल्हाड़ी से वार किया और पैसे लूट लिए। के दौरान उसके सिर में गंभीर चोटें आईं, तो इसमें हमने तत्काल गंभीर प्रकृति का मामला था, टीम बनाई पुलिस की। टीमें बना के तमाम सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखे गए, मैनुअली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी। तो 3 लोग प्रकाश में इसमें आए, विकास पाल, रोहित पाल और चेतन बिस। तीनों हल्द्वानी के हैं, नशा करते हैं। इसमें एक के खिलाफ पूर्व से 1 या 2 मुकदमे थे। ये ज्ञात आया, प्रकाश में आया कि ये पहले भी यहाँ आते रहे हैं, और इसको खोलने में हमारे जो विशेष मदद मिली वो सीसीटीवी कैमरों से बहुत मिली। उसमें एक की पिक्चर बहुत क्लियर आ गई थी। एक को पूर्व में हम लोग पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार करके जेल भेज चुके हैं। शेष 2 के खिलाफ हमारी टीम लगी रही। कप्तान साहब से आग्रह करेंगे इस पे तो इनाम था ही, वो तो इन लोगों को मिलेगा ही। 5000 का इनाम था इस पर, और कप्तान साहब से इसमें हम रिपोर्ट प्रेषित करेंगे इनको इनाम दिलाने की, क्योंकि वास्तव में ये अच्छा काम था। लूट वर्कआउट करना तो बहुत बड़ा काम था ये। उसके बाद में जब इस तरह के लुटेरे जो सतर्क हो जाते हैं, उनको पकड़ना बड़ा कठिन टास्क होता है। तो पुलिस टीम ने पकड़ा है, निश्चित तौर पर बड़ा प्रशंसनीय कदम है। राज्य सरकार निरंतर पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि को सुलभ और आधुनिक बना रही है। इस कड़ी में जनपद उत्तरकाशी के अस्थल गांव की 2 महिलाएं अनामिका बड़ोनी और ज्योति राणा को कृषि विभाग द्वारा मिनी ट्रैक्टर उपलब्ध कराया गया है। राज्य सरकार की इस विशेष योजना के अंतर्गत महिलाओं को पूरे जनपद में 80% सब्सिडी पर ये आधुनिक ट्रैक्टर दिए गए हैं, जिन्हें महिलाएं स्वयं सरलता से चला पा रही हैं। ट्रैक्टर हमें सरकार के द्वारा 80% सब्सिडी में मिला है, जिससे हम खुद स्वयं अपने आप इससे हल लगा सकते हैं और अपने खेतों को। ये ट्रैक्टर हमको सरकार के द्वारा 80% में मिला है सब्सिडी में। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। हम स्वयं इस ट्रैक्टर से हल लगा रहे हैं। मैं उत्तरकाशी जनपद के नौगांव ब्लॉक के श्योरी फलपट्टी के युवा बागवानी किसान प्रतीक सिंह ने नौकरी के विकल्प को छोड़ बागवानी को प्राथमिकता दी। प्रतीक का परिवार पहले से ही खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ है और उन्होंने राज्य सरकार की एप्पल मिशन योजना का लाभ उठाकर अपनी बागवानी को और भी विस्तार दिया। प्रतीक ने सब्सिडी में सेब के पौधे लगाए हैं, जिनकी संख्या 4 से 5 हज़ार है। इनमें से कई पौधों पर फल आना भी शुरू हो चुका है। इसके अलावा उन्होंने ग्रेडिंग हाउस, खाद, दवाई और अन्य बागवानी उपकरणों के लिए 50% सब्सिडी परियोजनाओं का लाभ भी उठाया। प्रतीक सिंह बर्तवाल की सफलता की कहानी अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर प्रतीक ने अपनी बागवानी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। सेब का बगीचा है जो आपके नौगांव ब्लॉक के अंतर्गत आता है, श्योरी फलपट्टी के नाम से प्रसिद्ध है।
और मेरे पास तकरीबन जो सेब का बगीचा इस वक्त है उसमें तकरीबन 5000 पेड़ हैं, जिसमें फलदार 400 से 500 वृक्ष फलदार हैं। और सरकार की तरफ से हमें विभिन्न प्रकार के लाभ मिलते हैं। उद्यान विभाग की तरफ से हमें समय समय पे हमें वृक्ष दिए जाते हैं और दवाइयाँ दी जाती हैं। और आप देख सकते हो कि सरकार ने हमें सब्सिडी पे ग्रेडिंग हॉल, ग्रेडिंग मशीन और जालियाँ भी दी हैं, जिससे कि हमारी फसल सुरक्षित रहती है। और सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, धामी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं किसानों के फेवर में। थोड़ा सा मैं धामी जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि थोड़ा हिमाचल के तर्ज पे अगर यहाँ पर सड़क की सुविधा और पानी की सुविधा मिल जाती तो हम बहुत इस काम को बहुत अच्छे लेवल पे करके जाते। और पिछले साल मेरा तकरीबन 20 से 25 लाख का सेब हुआ है। इस साल तो ओले की मार है, किंतु अगर सरकार हमें और सुविधाएं प्रदान करती है तो हम इससे और अच्छा कर सकते हैं और लोगों को। वहीं लालकुआं वन विभाग मानसून सीजन में जंगल की हरियाली एवं वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर डिवीजन की पीपल पड़ाव और टांडा रेंज के जंगलों में पौधारोपण करेगा। इसके लिए विभाग ने कमर कस ली है। यहाँ पौधारोपण लगभग 400 हेक्टेयर भूमि पर किया जाएगा। वन विभाग की ओर से लगभग 3 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही विभिन्न प्रजातियों के बीज भी बोए जाएंगे, जिसके लिए वन विभाग द्वारा जुताई का कार्य भी तेज किया जा रहा है। जून माह के अंत तक काम शुरू कर दिया जाएगा। इधर वन क्षेत्राधिकारी रूप नारायण गौतम ने बताया कि उनके पास पीपल पड़ाव और टांडा रेंज की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि दोनों ही रेंजों के वन जंगलों में मानसून सीजन को देखते पौधारोपण की तैयारी चल रही है। पास 2 रेंजों का परिवार है, पीपल और टांडा का। टांडा में 120 हेक्टेयर और पीपल पड़ाव में लगभग 400 हेक्टेयर में वृक्षारोपण कार्य प्रस्तावित है। इसकी हमने संपूर्ण तैयारी कर ली है और जुताई कार्य चल रहे हैं और ये जून लास्ट में हम इसमें वृक्षारोपण की तैयारी, वृक्षारोपण कार्य शुरू कर देंगे। देखिए, कुछ एरिया हमारे पास ऐसे हैं जिसमें हमने बीज बोआन करना है, वो लगभग 300 हेक्टेयर है और 100 हेक्टेयर में हमने यूकलिप्टस का पौध लगानी है। तो यूकलिप्टस की पौध प्रति हेक्टेयर 2500 पौध लगती है, तो इस हिसाब से मान के लिए 2.5 लाख हमने यूकलिप्टस लगाना है। वहीं डोईवाला से देहरादून बाया धुधली बाईपास मार्ग सड़क चौड़ीकरण की मांग स्थानीय ग्रामीणों द्वारा लंबे समय से की जा रही है, परंतु प्रशासन इस ओर कोई भी ध्यान देने को तैयार नहीं है। बता दें कि पूर्व में जब सड़क चौड़ीकरण हुआ था तब मात्र 6 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण किन्हीं कारणों से रुक गया था। लगातार इस रोड पर हादसे भी होते रहते हैं, जिसमें कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। कई बार स्थानीय ग्रामीणों द्वारा धरना प्रदर्शन कर आंदोलन किए गए, पर दुर्भाग्य है कि इस रोड का चौड़ीकरण अभी तक संभव नहीं हो पाया। वहीं अब जब इस सड़क पर चौड़ीकरण कार्य नहीं किया गया तो कांग्रेस नेता गौरव चौधरी ने एक बार फिर से सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला ने कहा कि जल्द ही धुधली की सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा। देखिए, हम लोग तो आवाज़ उठा सकते हैं, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की हमने कोशिश की है, सड़कों पर उतरे हैं, सड़क जाम करी है। मुख्यमंत्री जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, हम लोग सब गांव वाले इकट्ठे होकर विधानसभा सत्र में जाना चाहते, अपनी बात रखना चाहते थे। प्रशासन ने नहीं दिया और जाने दिया हमें, और आश्वासन दिया था पूरे गांव वालों को कि हम लोग प्रशासन इसको गंभीरता से लेगा और शीघ्र इस रोड का काम शुरू होगा। लेकिन अब अफसोस की इस बात है कि हर साल की तरह इस बार भी मरहम पट्टी जो है ना, हल्के कहीं पे छोटी छोटी रिपेयर इन्होंने कर दी है गांव वालों को संतुष्ट करने के लिए। अब क्या कर सकता है आदमी, हम लोग विपक्ष में हैं, विपक्ष में हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं, सरकार से मांग कर सकते हैं। ये काम तो पक्ष के जो हमारे विधायक हैं क्षेत्र के, ये उनकी जिम्मेवारी बनती है। और क्या कारण है कि सरकार से उनकी नहीं बन पा रही या मुख्यमंत्री तक वो अपनी बात नहीं कह पा रहे। और डोईवाला विधानसभा में खाली धुधली रोड का मामला नहीं है, कई सारे ऐसे इश्यूज हैं। आप रानी पोखरी में लॉ यूनिवर्सिटी की स्थिति देख लीजिए, बालावाला डिग्री कॉलेज की स्थिति देख लीजिए, कोस्ट गार्ड का ट्रेनिंग सेंटर की स्थिति देख लीजिए। ये सब भाई सरकार ने जब जिस चीज़ का भूमि पूजन तक कर दिया, जब वही काम धरातल पे नहीं उतर पा रहे और ये सड़क आधी बनी है आधी अधूरी छोड़ दी है। और एक नया झुंझुना इन्होंने एलिवेटेड रोड का अभी मैं भी कल परसों अखबार में पढ़ रहा था। तो सरकार और हमारे जो क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि विधायक हैं, उनमें आपस में जब तालमेल ही नहीं है तो यहाँ पे विकास कैसे होगा। और देखिए कांग्रेस मुखर हुई होगी, अलग विषय है, कांग्रेस का देखिए कांग्रेस का अलग विषय है और विपक्ष कुछ भी कह सकता है। आप सब लोग जानते हैं कि एक प्रक्रिया के तहत मैंने प्रथम चरण की उसकी स्वीकृति कराई थी। 98 लाख रुपया उसका जो हमारा बिजली का शिफ्टिंग का था, पोल शिफ्टिंग का था, वो पूरा हुआ है। और अब हमारा ये चौड़ी
चौड़ीकरण का भी बहुत जल्दी हो जाएगा। इसके लिए शासन में बहुत जल्दी इसकी स्वीकृति हो जाएगी और इसके लिए बहुत जल्दी हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी तुम तो लगे हैं, आप लोग सब देख रहे हैं कि हम लोग सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, दूरस्थ क्षेत्र बाहर का हो यहाँ का हो, हर जगह हम क्लस्टर बना करके योजनाओं को धरातल पर उतार रहे हैं और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम प्रदेश का विकास काम अच्छा कार्य कर रहे हैं। आरोप लगाए हैं कि सरकार ने एक लॉलीपॉप थमा दिया है एलिवेटेड रोड को। कुछ देखिए, कोई पेच वर्क तो देखिए अभी से पहले भी हमने गत वर्ष हमने वहाँ पर डामरीकरण किया था, पूरा सड़क का पेंटिंग करवाया था, अच्छे उसमें हैं। आप लोगों ने देखा कि कहीं पे कोई गड्ढे नहीं है, सिर्फ चौड़ीकरण का है विषय है दुधली मार्ग का, वो बहुत जल्दी हो जाएगा। वो लगभग 6.5 और 7 किलोमीटर के बीच का है, वो बहुत जल्दी हम उसका निर्माण कार्य पूरा करेंगे। जैसे हमने अभी आपने देखा है कि 50 सड़कें, आप लोग सब मीडिया के लोग जानते हैं, आप उठा के देख लीजिए कि हमने मेरे द्वारा भी 3 साल के अंदर विकास के जो बहुत ऐतिहासिक सड़कों का, जो कई सड़कें छूटी हुई थी बहुत सी जगह क्षेत्रों। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बन रही है हमारे साथ।